कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस स्ट्रिंग की अपवर्ड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसकी इसको इसकी भी रहेगी 5 मीटर पर सेकेंड, ये मान लो, और इसकी भी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सारी की सारी, अभी एक ही ब्लॉक है, एक ही वो है ना स्ट्रिंग, तो इधर से भी 5 घटेगा, इधर से भी 5, इधर से भी 5, क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक एज ए होल ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है, 5 5 5 करके। तो ये तीनों के तीनों ऐड होके किस में मैनिफेस्ट होंगे, ब्लॉक बी पे। तो 5 इसका, 5 इसका, 5 इसका, तो दैट विल बी 15 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये नीचे आएगा। तो यार अब डाउनवर्ड में है तो इसको -15 ले सकते हो आप, तो इसलिए आया आंसर -15 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर ये है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं डिटेल्ड एकदम। देखो, सिंस L1 L2 L3 एंड L4, L1 कहाँ है, ये है, L2 कहाँ है, ये वाला स्ट्रिंग, L3 ये वाला, और L4 ये वाला। दे आर सेक्शंस ऑफ द सेम स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग है, उसी के ये टुकड़े हैं, L1 L2 L3 एंड L4, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन से दैट कि भाई हमारा स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, इसका मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 ये किसके बराबर रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये एक कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। तो L1 L2 L3 L4 इन सब का सम है ना थ्रू आउट द मोशन, ये रहेगा कांस्टेंट। अब आप इस सारे को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ डिफरेंशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे वेलोसिटीज दी हुई है, 5 मीटर पर सेकेंड, ये सब वैल्यूज जो दी है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा, dl1/dt, dl2/dt, dl3/dt एंड dl4/dt, इन सब का सम इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड में कांस्टेंट था एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। तो इसका मतलब हुआ कि जितनी भी वेलोसिटीज हैं उन सब का सम जो कर दोगे वो आपका आएगा 0। अब देखो, हमें वेलोसिटी ऑफ ए गिवन है, राइट। उसके बाद ये स्ट्रिंग 2 की वेलोसिटी, स्ट्रिंग 3 की वेलोसिटी। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग 1 जो थी ना, ये L1 वाला पार्ट था, इसकी वेलोसिटी वही रहेगी जो कि ब्लॉक की है, क्योंकि ये इधर है ना, इसी को अटैच्ड है। अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है इस वेलोसिटी से, तो मतलब ये L1 भी उसी से जाएगा। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, जो वेलोसिटी ऑफ L1 वाले पार्ट की वेलोसिटी थी, उसको रिप्लेस किया VA से। और VA इसलिए क्योंकि ये स्ट्रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है जी, ठीक। तो मैंने इसको यहाँ VA रख दिया। फिर L2 और L3 एज इट इज छोड़ दिया। और VB क्या है, VB, ये VB इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। और ये किसके बराबर है, L4 वाले पार्ट के, भाई ये भी इससे डायरेक्टली अटैच्ड है। तो जितनी वेलोसिटी से ये बी नीचे जाएगा उतनी से ये L4 नीचे जाएगा। तो बस इसको रिप्लेस करके VB रख दिया। अब ये इक्वल टू 0 है इक्वेशन, बिकॉज L2, ये बिकॉज DL2 इज द वेलोसिटी ऑफ द पुली एंड इट इज अटैच्ड टू द सेम स्ट्रिंग। ये L2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ पुली है, पुली भी तो किसी वेलोसिटी से जाएगा, और ये इसी स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है यहाँ पे ब्लॉक से। तो पुली की वेलोसिटी क्या रहेगी अपवर्ड में, 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कर सकते हैं, इसी लॉजिक के हिसाब से DL2 और DL3 ये दोनों भी 5 मीटर पर सेकेंड हो गए। अपवर्ड वेलोसिटीज को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो L1 वाले पार्ट की वेलोसिटी अपवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि ये ए ब्लॉक से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ब्लॉक से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है पुली भी इससे डायरेक्टली जुड़ा है। देखो, ये भी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो अगर ये 5 मीटर से जा रहा है तो ये भी 5 से ऊपर जाएगा। अब ये 5 से ऊपर जा रहा है पुली, तो इसका मतलब ये भी 5 से जाएगा और ये भी 5 से जाएगा। तो दोनों को हम फिर से 5 मीटर पर सेकेंड रख सकते हैं। इन सारे के सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन 1 में रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, 5 + 5 + 5 माइनस VB इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा VB इज इक्वल टू -15 मीटर पर सेकेंड, VB इज इक्वल टू -15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये देखो प्लस आएगा बेटा इधर, क्योंकि हमने डायरेक्टली रिप्लेस किया, तो ये प्लस आएगा और ये भी प्लस आएगा, और फिर आके -15 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था, तो आपका ब्लॉक बी है उसको 15 मीटर पर सेकेंड से नीचे आना होगा। क्यों आना होगा, बस एक कंसेप्ट यूज होगा थ्रू आउट, वो है कि जो स्ट्रिंग है या वायर है जिसको थ्रेड बोलते हैं, इसका लेंथ कांस्टेंट रहेगा। और वहीं से हमने स्टार्ट किया, L1 + L2 + L3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट रख दो, तो आप पहले डिफरेंशिएट कर लो टाइम के साथ, क्योंकि आपको वैल्यूज यहाँ वेलोसिटीज के टर्म्स में दे रखी हैं। तो बस वही डिफरेंशिएशन करके जो जो वैल्यूज आपको मिल गई वो वैल्यू यहाँ डाल दो, तो बचा हुआ जो भी वैल्यू रहेगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज नहीं होगा। कर लोगे अब इसको।
बच्चों, कितने बच्चे कर लोगे इसको? यस सर। यस। हम्म। यस सर। यस सर। ठीक है, ट्राई करना, अगर जिस बच्चे ने नहीं किया वो करना एक बार ट्राई। आपको हमेशा देखो, स्ट्रिंग और पुली वाले जितने भी प्रॉब्लम है इनमें यही कंसेप्ट लगेगा कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। फिर वेलोसिटी के टर्म्स में वैल्यू दे रखी है तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन के टर्म्स में वैल्यू दे रखी है तो दो बार डिफरेंशिएट कर दो, बस इतना डिफरेंस रहेगा, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, अब जैसे ये एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, ये करो एक बार ट्राई। इसमें इसमें भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट लेनी है आपको, और दो बार डिफरेंशिएट करना है ना, दो बार डिफरेंशिएट करना, दो बार डिफरेंशिएशन करना आप लोग, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा ट्राई कर लो, एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार ये क्वेश्चन एटलीस्ट आप पढ़ लो ताकि हम इसको डिस्कस कर सके। इससे डरना नहीं है भाई, देखो सबसे पहले तो आप है ना ये चित्र पूरा ड्रॉ कर लो, जो ड्राइंग है ना इसको पूरी ड्रॉ कर लो ऐसे। ये लेंथ, हमने क्या फर्स्ट स्टेप क्या था कि लेंथ डिफाइन कर दो, मान लो इसको x1 मान L1 मान लिया है ना, इसको L1 मान लिया, इसको L2 मान लो, L3 मान लो, ठीक है, इसको L4 मान लो, ऐसे लेंथ्स को डिफाइन कर लो। फिर यू कैन डिफरेंशिएट इट ना, लेंथ के टर्म्स में डिफरेंशिएशन कर सकते हो। पहला डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देगा, दूसरा डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन दे देगा, जो भी रिलेशनशिप आएगा वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, देखो अब फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो यहाँ पे चित्र देखो एक बार, और चित्र में हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया लेंथ को। पहली लेंथ L1 ले ली स्ट्रिंग की, सॉरी एक्स में ले रखा है यहाँ, x1 ली, दूसरा इस वाले लेंथ को x2 मान लिया पूरे को, इसको x3 x4, हमारे पास चॉइस है, हम कुछ भी वैल्यू लें तो एक्सटेंशन के टर्म में निकाल सकते हैं, राइट। तो क्या करेंगे देखो, लेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 2 3 बी A1 A2 एंड A3। फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1, सेकंड का A2, थर्ड का A3, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब क्या बोल रहे हैं, लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग बी x1 x2 x3 x4। ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में ले लिया, लेंथ के टर्म में निकालते तो हमें चेंज इन लेंथ भी निकालना पड़ता, बट हमने डायरेक्टली लिख दिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, राइट। तो पहले वाले स्ट्रिंग का यानी ब्लॉक 1 से जो अटैच्ड है उसका डिस्प्लेसमेंट x1 मान लिया, ब्लॉक 2 से जो अटैच्ड है उसका डिस्प्लेसमेंट x2 मान लिया, ब्लॉक 3 का डिस्प्लेसमेंट x3 मान लिया, और यहाँ पे पुली का डिस्प्लेसमेंट x4 मान लिया, ठीक। अब क्या करेंगे देखो, लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग, पहला स्ट्रिंग कौन सा है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो उसके दो पार्ट होंगे जी, दो पार्ट होंगे। अब देखो पहला पार्ट क्या है, x2 माइनस x4, x2 यहां से यहां तक की थी, कहाँ पे है, x2 माइनस x4, x2 ये इधर से लेके इधर तक का था, और x4 यहाँ से लेके ये वाला है। तो अगर x2 में से x4 घटा दूं तो मुझे ये वाली लेंथ मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ ये जो है। अब सिमिलरली x3 माइनस x4, x3 माइनस x4 से आपको दूसरे वाली मिल जाएगी, ये वाली लेंथ x3 माइनस x4 से। तो इन दोनों को जोड़ने से मेरी लेंथ आ गई,
दोनों को जोड़ने से मेरी टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गई। अब देखो टोटल एक्टिव लेंथ आती है ये, कि जिससे आपका मोशन हो रहा है। जो ये रैप्ड होगी ना ऐसे इस पे पुली पे, इससे कुछ भी मोशन नहीं है, तो इसको हम कंसीडर भी नहीं करते लेंथ में। जो आधी आधा जो पुली पे लिपटी हुई है ना यहाँ पे, इसकी वजह से पुली का कोई मोशन नहीं होगा, ना ही किसी ब्लॉक का मोशन होगा। तो इसलिए ये जो लेंथ है हेमिस्फेरिकल हेमी सर्कुलर सेमी सर्कुलर, इसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये आ गई ये। ठीक है, सिमिलरली लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, पहले वाले स्ट्रिंग की ये दूसरा स्ट्रिंग बच गया ऊपर, इसकी लेंथ क्या है, x1 प्लस x4। ठीक है, तो पहली इक्वेशन आई x1 प्लस x4 इज इक्वल टू L1, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आई x2 माइनस एक्स फोर प्लस x3 माइनस एक्स4 इज इक्वल टू L2। x3 माइनस एक्स4 तो x2 माइनस एक्स4 तो हुआ ये। ठीक है, क्या बोला, x2 माइनस एक्स4। और दूसरा है ये वाली लेंथ है, वो है x3 माइनस एक्स4। तो इन दोनों को जोड़ने से आपको ये दूसरे वाले स्ट्रिंग की लेंथ मिल गई L2। राइट, पहला स्ट्रिंग ये है ऊपर वाला, और दूसरा स्ट्रिंग ये है, ये दूसरा स्ट्रिंग है, ये पहला स्ट्रिंग है। ठीक, अब पहले वाले स्ट्रिंग की लेंथ x1 प्लस एक्स4, दूसरे वाले स्ट्रिंग की लेंथ x1 माइनस एक्स4 प्लस x3 माइनस एक्स4, तो दैट इज L2। दो इक्वेशन मिल गई मुझे। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले बार डिफरेंशिएट करता हूं, देखो फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करता हूं, dx1 बाई डी टी प्लस dx4 बाई डी टी इज इक्वल टू, अब L है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहने वाला है, तो dl1 बाय dt लिखता हूं उसको, dl1 बाय dt। अब देखो ये dl1 बाय dt क्योंकि ये कांस्टेंट था तो ये जीरो हो गया, तो इससे मुझे मिला dx1 बाय dt प्लस dx4 बाय dt इज इक्वल टू जीरो। दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो d2x1 बाय dt स्क्वायर प्लस d2x4 बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये dx1 का डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन 1 प्लस एक्सेलरेशन 4 इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन मुझे मिली एक, तो ये वाली इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली आई कैन डू दिस फॉर दिस वन, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है। तो क्या होगा बेटा, x1 माइनस एक्स4 प्लस x3 माइनस एक्स4, तो x4 है वो दो बार आ जाएगा, -2x4। तो और ये x1 x2 प्लस x3, इनको भी डिफरेंशिएट करोगे तो राइट साइड का डबल डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और इनके जगह पे डिस्प्लेसमेंट की जगह एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आपको ये मिलेगा a2 प्लस a3 माइनस 2a4 इज इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन मिल गई। अब क्या कर सकते हो, देखो एक चीज आपको ये पता है कि जितने वेलोसिटी से एटवुड मशीन में देखा था, एटवुड मशीन में क्या कि एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है दूसरा ऊपर जाएगा, तो क्या हो रहा है, जिस एक्सेलरेशन से एक्स ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी से यहाँ पे डाउनवर्ड होगा। तो दैट मीन्स ये a1 इज इक्वल टू माइनस a4। या फिर फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन नंबर 3 से भी ये चीज लिख सकते हो कि a4 इज नेगेटिव ऑफ a1। यहाँ फील करके भी लिख सकते हो कि जिस वेलोसिटी से इधर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, या फिर एक्सेलरेशन भी उसी तरीके से रिलेटेड होंगे। फिर वी हैव, अब ये यहाँ से ये वैल्यू निकाल के इस फोर्थ इक्वेशन में रख दो, तो आपको मिलेगा a2 प्लस a3 प्लस 2a1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इनको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू जीरो, यानी कि यही वाली इक्वेशन। तो आपको एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप कैसे मिला, a1 2a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू जीरो। आया कैसे, पहले आपको डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर दिया आपने, उनको डिफरेंशिएट कर लिया एक बार, वेलोसिटी मिल गई, दोबारा डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिल गया, बस इतना ही करना था। उनको फिर जोड़ जाड़ के जो भी वैल्यू आई उनको सब्सटीट्यूट करते हुए यू हैव अराइव्ड एट द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन ये है, ये आप लोग कर लेना। ठीक है, सिमिलर है बिल्कुल, कुछ इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। और उसके बाद ये वाला एक बार ट्राई कर लो अभी क्लास में, है तो ये भी सेम ही। क्या बोल रहा है, इन द फिगर शोन बिलो द ब्लॉक ऑफ द फ्रिक्शनलेस सरफेस लिविंग एक्सेलरेशन ब्लॉक हैविंग, यार ये भी मत करो, ये सेम ही है, ये भी घर पे कर लेना। ठीक है, ये तो और भी इजी है। अब होमवर्क वालों में इसमें खाली वैल्यूज आ गई, सेम क्वेश्चन है, इधर भी वैल्यूज आ गई, ये भी सेम क्वेश्चन है, और ये एक्सेलरेटेड में यहाँ भी वैल्यूज आ गई, सेम क्वेश्चन है। तो ये भी आप लोग अटेम्प्ट करना, इनके बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है,
अब हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम करके एक चीज होती है, इसमें कुछ नहीं है, फोर्स बैलेंस है, बस एक बार दिखा रहा हूँ, कोई इसमें दिक्कत आएगी नहीं आपको। वैसे क्वेश्चन भी इसके ज्यादा आएंगे नहीं। हॉर्स एक्सर्ट, अब देखो हॉर्स क्या है, यहाँ पे कोई घोड़ा होगा, ठीक है, जो इस कार्ड को खींच रहा होगा, घोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा यार, ये बिगर टास्क है। रुको, तो घोड़ा होता कैसा है यार, ये, ठीक है। अब हंसेगा नहीं कोई मेरे घोड़े पे इस पे, ठीक है। ठीक है, ऐसा घोड़ा होगा मान लो। अरे मिट गया यार। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये इसको पुल कर रहा है कार्ट को, पीछे घोड़ा गाड़ी जुड़ी हुई है, इसको आगे खींच रहा है। तो देखो कार्ट, ये स्ट्रिंग में एक टेंशन ये रहेगा और उल्टा टी उसके डायरेक्शन में रहेगा। तो क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा इस कार्ट पे आगे की साइड, और कार्ट इस पे पीछे की साइड फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्ट वेट डाउनवर्ड, अब इस घोड़े का वजन है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा ग्राउंड पे, ठीक। और अर्थ एक्सर्ट एन अपवर्ड रिएक्शन आर, घोड़े पे अपवर्ड रिएक्शन आर एक्सर्ट हो रहा होगा बाय द अर्थ, ठीक है। अब क्या होगा, डाउनवर्ड वेट ऑफ द हॉर्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जो रिएक्शन है ना, ओवरऑल रिएक्शन तो दो चीजों की वजह से आएगा, एक तो ये जो पुल कर रहा है, और दूसरा जो इस पे लग रहा है रिएक्शन फोर्स। तो आर साइन थीटा इसके वेट के बराबर है, प्लस में इसमें एक कंपोनेंट ऐड होगा जिस जिस फोर्स से ये कार्ट को खींच के आगे की साइड ले जा रहा है, ठीक है। ये दोनों के दोनों फोर्स जुड़ेंगे, और जुड़ के आपको एक नेट जो वैल्यू मिलेगी एक्स इसकी फोर्स की, वो होगी आर, ये रिजल्टेंट, ये कुछ एंगल पे होगा, ठीक है। और टेंशन बाय द हॉर्स इज इक्वल टू टेंशन बाय द कार्ट, जो स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन रहेगी, एक तो कार्ट एक्सर्ट करेगी उतना ही हॉर्स आगे एक्सर्ट करेगा, तो T1 इज माइनस T2। तो अब देखो, ड्यू टू आर कोस थीटा कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, द हॉर्स पुल्स द कार्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो आर कोस थीटा कंपोनेंट है, आर कोस थीटा ये वाला आर कोस थीटा कंपोनेंट है, यही है जो आगे लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसी की वजह से कार्ट खिंच रही है। ये कोस थीटा कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, और जो अपवर्ड आर साइन थीटा है उससे बैलेंस हो रहा है वेट। तो आपको बस ये थोड़ा थोड़ा फोर्सेस का पता होना चाहिए। बाकी ये हॉर्स कार्ट नहीं, बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होगा कि फोर्स पीछे आ रहा है और अगर कोई भी आगे चल रहा है। अगर आप वॉकिंग का केस लो, फ्रिक्शन में आपको कराऊंगा मैं, कि जब हम वॉक करते हैं तब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि नॉर्मल रिएक्शन विल बी एट एन एंगल। तो अभी अगर ये समझ नहीं आ रहा तो एग्जैक्टली सेम डायग्राम अगले चैप्टर फ्रिक्शन में बनने वाला है, तो वहां पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये फोर्स जो लग रहा है, बट पोस्टपोन मत करना यार कि तब समझ आ जाएगा तो समझ लूंगा, अभी समझ आ रहा है तो अभी समझ लो। लेकिन हमने ये इसमें इंक्लूड अच्छे से किया नहीं है, तो नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये हॉर्स है, अब हॉर्स को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया, इसका डाउनवर्ड फोर्स होगा जो कि इसके वेट के बराबर होगा, अपवर्ड होगा इसके वेट के जस्ट अपोजिट जो इसको बैलेंस आउट करेगा, और एक फोर्स जिससे इसको खींचना पड़ेगा वो राइट साइड होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, और इस नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल में वो आर साइन थीटा होगा, ये आर कोस थीटा होगा। तो इस हिसाब से आप इन फोर्सेस को कोरिलेट कर सकते हो। और जो बैकवर्ड मोशन आएगा दैट विल बी ड्यू टू द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द कार्ट। वो सारे सारे फ्रिक्शन होंगे, इसमें दो तीन तरीके के फ्रिक्शन होंगे बेटा। देखो, एक तो रोलिंग फ्रिक्शन, कि ये जो टायर इनके अलोंग रोलिंग फ्रिक्शन होगा, दूसरा इनके बीच में पार्ट्स होंगे उनके अंदर कुछ स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, और तीसरा होगा जिसको अपन बोल सकते हैं ड्रैग, की एयर की वजह से ड्रैग। तो ये सारे जुड़ जुड़ा के जो भी उसमें इनएफिशिएंसीज होंगी ना सिस्टम में, वही चीजें, खाली उतना ही फोर्स इस हॉर्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, बस ये आपको पता होना चाहिए। इसको बाद में करेंगे, ये फोर्स बैलेंस है, बस इतना सा है। अब देखो, हम क्या देखेंगे, नई चीज देखते हैं अभी। काफी बच्चे भाग गए हमारे क्लास से। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ा था कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या आता है, इट इज नथिंग बट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इटसेल्फ, दूसरे सेकंड लॉ ही है ये। क्यों? क्योंकि सेकंड लॉ क्या बोल रहा था, टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन द लीनियर मोमेंटम यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स। अगर आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो तो ही चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल बी ऑब्जर्व्ड, अगर चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑब्जर्व नहीं है तो बाहर से लगने वाला फोर्स जीरो है। तो ये उसके जस्ट उल्टी स्टेटमेंट है, देखो।
According to the conservation of linear momentum, if the net external force acting on the system is zero, बाहर से लगने वाला फोर्स अगर जीरो है तो फिर क्या होगा कि चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, यानी कि मोमेंटम रहेगा कंजर्व्ड। बस यही बात है। फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था, सॉरी सेकंड लॉ क्या बोल रहा था, एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो डीपी बाय dt, राइट। अब इसका जस्ट उल्टा है कि अगर एफ नेट जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो होगा। बस यही बात है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा। बस यही है कंसेप्ट, इसको बोल देते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखो ये हम टर्म्स किसी किसी टर्म्स में बात करते हैं कोलिजन के टर्म्स में, जो हम कोलिजन पढ़ेंगे थोड़ा सा तब आपको बताएंगे कि कोलिजन में ऐसा होता है कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मान लो एक बॉल थी m1 v1 से मूव कर रही थी और दूसरी बॉल थी m2 v2 से, दोनों एक दूसरे के साथ एक साथ आई, सामने टकराई और फिर दोबारा सेपरेट होने लगी। तो क्या होगा कि आफ्टर कोलिजन ये कोलिजन हो गया, यानी दोनों टकरा गई। आफ्टर कोलिजन मान लो फर्स्ट बॉल है वो वापस मुड़ गई v1 डैश वेलोसिटी से, और m2 जो सेकंड बॉल थी वो v2 डैश से मुड़ गई। तो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये इलास्टिक कोलिजन है, मतलब अब ये देखो कोलिजन में बात करेंगे तीन तरीके के होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक और तीसरा इन दोनों के बीच का। तो देखो अब वन और टू दोनों कोलाइड करेंगे तो जो पहले मोमेंटम था और बाद में मोमेंटम है दैट विल बी कंजर्व्ड, क्योंकि बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा है, जो भी मोमेंटम इनके पास था उसी में सारा का सारा खेल हुआ है बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। तो पहले क्या था, फर्स्ट बॉल का m1 v1, सेकंड बॉल का m2 v2, फर्स्ट बॉल का बाद में हो गया m1 v1 डैश, m2 v2 डैश। तो ये हुआ कोलिजन, ये और ये इन दोनों का सम और इनका सम, ये आएगा बराबर। तो यही बोलता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इन इसके बेस पे हमें क्या मिलता है, इसके बेस पे हमें दो तीन चीजें मिलती है, एप्लीकेशन पार्ट जो हम यहाँ देख रहे हैं, बाकी चीज देखेंगे कोलिजन चैप्टर में। तो थोड़ा सा उसका इंट्रो दिया। अब उसकी वजह से हमें यहाँ दो चीजें मिलती है, पहला रॉकेट प्रोपल्शन और दूसरा लॉन्च रिकॉयल ऑफ द गन। रॉकेट प्रोपल्शन क्या होता है, रॉकेट प्रोपल्शन, अच्छा एक बात बताओ मुझे, किसी बच्चे को पता है रॉकेट काम कैसे करता है? बताओ बताओ। दीपावली का रॉकेट भी वैसे ही चलता है और नासा का रॉकेट भी वैसे ही चलता है, लगभग लगभग सेम कंसेप्ट है। बताओ। सर उसके नीचे आग जलाते हैं फिर वो। आग जलाते हैं, ठीक है, और ठीक है, आग जलने से जैसे, उड़ता है। हाँ, निशा क्या बता रहे थे बेटा? ये सर जैसे जैसे सर उससे धुआं निकलता जाता है वैसे वैसे सर वो बहुत ही फास्ट स्पीड में सर मूव करता है। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि फोर्स लगाना पड़ेगा आपको चेंज मोमेंटम चेंज करने के लिए। तो इन दोनों का मिला जुला है ये सारा, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट और रिकॉयल ऑफ गन, या फिर इसको रॉकेट प्रोपल्शन बोल लो। देखो क्या होगा, देखो बच्चे, एक रॉकेट है, ठीक है, इसमें बहुत सारा फ्यूल भरा हुआ है, ये राइट साइड में जाना चाहता है, ऐसे जाएगा। अब इसमें बहुत सारा फ्यूल भरा हुआ है, तो वो बर्न होके क्या होगा ना, रॉकेट के जो एग्जॉस्ट से निकलने की, यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी, गैसेस, ठीक है। तो ये गैसेस क्या करेंगी, यहाँ पे क्योंकि एनर्जी, यहाँ पे कंबशन हो रहा है इस जगह पे, यहाँ पे आग जल रही है, तो इस आग जलने की वजह से ये गैसेस प्रोड्यूस होंगी और ये जैसे गैस बनेगी तो ये रॉकेट से बाहर निकलेंगी ऐसे, ठीक है। अब देखो ये गैसेज अगर इधर निकल रही है लेफ्ट साइड में, तो क्या हो रहा है कि रॉकेट पे राइट साइड में पुश डाल रही है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इन पे एक्शन हुआ, वो हुआ रॉकेट से बाहर की तरफ, और इन्होंने रॉकेट पे पुश किया जी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोल लो या थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोल लो, जैसा आपको उपयुक्त लगे, उस हिसाब से एक्शन एंड रिएक्शन पेयर जनरेट हो गए। तो जिस डायरेक्शन में गैसेज पे फोर्स लगा उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगा देंगे किस पे, रॉकेट पे, तो उसकी वजह से रॉकेट उड़ जाएगा। अब देखो इस चीज के लिए हमें अच्छी बात क्या है पता है, यहाँ पे एटमोस्फियर हो या ना हो, इसके बाहर एटमोस्फियर हो या ना हो, गैसेस हो या ना हो, एयर हो या ना हो, ना हो तो और अच्छा, ना हो तो और अच्छा, क्योंकि ड्रैग भी नहीं मिलेगा, फिर आगे से ड्रैग नहीं मिलेगा तो जो भी कंबशन प्रोडक्ट होंगे वो इधर जाएंगे और वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे रॉकेट पे। इसलिए जब स्पेस में जाता है, स्पेस के अंदर क्या होता है,
अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब बाहर चले जाते हैं तो वहां पे कोई भी गैसेस नहीं होती हैं, केवल और केवल वैक्यूम होता है। लेकिन फिर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो तो हर जगह वैलिड रहेगा, तभी तो बोलते हैं इट इज ए यूनिवर्सल लॉ। तो यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह वैलिड रहेगा। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि जो रॉकेट प्रोपल्शन है उसकी वजह से, देखो ये रॉकेट था, इस पे गैसेस की तरह, गैसेस पे लगा पिछले डायरेक्शन में फोर्स, उससे अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट लगा दिया उन्होंने रॉकेट पे, तो रॉकेट पे भी फोर्स मिल गया ना। अब रॉकेट पे फोर्स मिल गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, रॉकेट भी एक्सेलरेट कर गया और गैसेस भी एक्सेलरेट करके स्पेस में डिसअपियर हो गई। गैसेस भी तो चली गई, गैसेस पे फोर्स लगा था, उस फोर्स को लेके वो चली गई, हवा जो स्पेस था उसमें निकल गई। और रॉकेट हमारा एक पार्ट था, इंटीग्रल पार्ट था, तो इसलिए रॉकेट हमेशा एक्सेलरेट करता चला गया और उसको एक अच्छी खासी वेलोसिटी मिल गई, इसलिए वो एस्केप कर पाया। कहां से? अर्थ के एटमॉस्फेयर से। पहले एस्केप करेगा, फिर बाहर जाके एस्टेब्लिश हो जाएगा। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी से अगर चला गया किसी भी तरीके से तो वो एस्केप हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समझा दूंगा मैं, किस चैप्टर में आएगा ये, अब तो शायद नहीं आएगा रॉकेट प्रोपल्शन। तो अभी आप देख लो इसको, जो क्वेश्चन आएंगे उनमें देखेंगे लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है। इसमें यही है कि यार जितना मोमेंटम ये लेके जाएंगी बैकवर्ड में, उतना ही मोमेंटम ये रॉकेट को देते हुए निकल जाएंगी। तो इससे आपको मिलेगा क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम ऑफ फ्लू गैसेस इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द रॉकेट। थर्ड लॉ, जहां ही है ना आउटलेट इसका नोजल, उस पे थर्ड लॉ वैलिड हो रहा है, जितना इधर लगेगा उतना ही इधर लगेगा। अब देखो रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन क्या होता है? आपने सुना होगा कि जब बंदूक चलती है तो पीछे झटका लगता है, सुना है? सर यस। तो बंदूक चलेगी तो बहुत पीछे झटका लगेगा। कि आपके किसी के आर्मी में होंगे या पुलिस में होंगे, अपने आपके पेरेंट्स, तो पूछना उनसे कि कई बार अगर अनट्रेंड बंदा, अगर अच्छी खासी राइफल को अगर अनट्रेंड बंदा चलाता है तो हड्डियां भी टूट जाती हैं, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है, देखो आपको एक एनिमेशन दिख रहा होगा, ये जो आदमी है, इसका शोल्डर देखो कितना झटका लग रहा है, उस पर पीछे जा रहा है पूरा, जैसे उसने बंदूक चलाई तो उसका शोल्डर पीछे जा रहा है। और अगर कमजोर आदमी हो मेरे जैसा तो उसका कंधा ही उतर जाए, इतना फोर्स लगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बेटा देखो, ये बंदूक थी, ठीक है, ये बंदूक है, राइट। अब इसमें से जब गोली निकलेगी, इस बंदूक से गोली निकलेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, तो गोली पे जो बंदूक की गोली थी उस पे तो लग गया आगे की साइड फोर्स, और उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये लगा देंगी किस पे? गन पे, है ना। तो उस फोर्स की वजह से मोमेंटम किसका होगा चेंज? सर गन बंदूक का। का। हाँ, गन का। अब तो उस वो भी वापस दूसरे डायरेक्शन में मूव करेगी और इधर भी मूव करेगी, है ना। अब फोर्सेस तो लग रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कंजर्व होता है मोमेंटम। तो अब देखो, मैं आपको बोलूं कि मास ऑफ बुलेट, इसको एम बी बोल दिया, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट तो वी बी बोल दिया, और इधर गन का बोल दिया मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन, तो ये दोनों रहेंगे बराबर। इधर ये इसमें मोमेंटम चेंज आया, इसमें उल्टे डायरेक्शन में चेंज आएगा, ठीक है। तो मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, एम बी वी बी इज इक्वल टू 0। तो एक जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उससे अपोजिट में दूसरा रहेगा, तो डायरेक्शन का खेल है, इसको पॉजिटिव लिया, इसको माइनस, बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर रहेंगे। तो क्योंकि बुलेट हल्की होती है, बुलेट का वेट कंपैरिजन टू गन हल्का होता है, तो बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा होती है, बहुत तेज जाएगी। और गन हमेशा थोड़ी भारी होती है, इसलिए गन उतनी ज्यादा वेलोसिटी से नहीं आती, बट फिर भी आएगी, फिर भी अच्छी खासी वेलोसिटी से आएगी। और एग्जांपल लो कि अगर यही चीज तोप से चल रही हो, वैगन से, है ना, तोप से अगर ये चीज चल रही हो, ठीक है, तोप के आगे अगर हल्की सी वो लगा दो, मतलब क्या बोलते हैं, छोटी सी गन, ये तो पूरा उसका वो हो गया, इससे नहीं, ये तो रहने दो, एक छोटी सी गन लगा रखी है इधर, राइट। अब ये ऐसे छोटी 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 गोलियां फेंक रही है, तो क्या ये तो इसको पूरे वैगन, इसको तोप को, टैंक को पीछे मूव कर देंगी? नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इसका मास जो है बहुत ज्यादा है और इसका मास है एकदम छोटू सा है। तो आएगा, वेलोसिटी चेंजेस आएंगी, रिकॉइल भी होगा, बैकवर्ड मोशन भी होगा, बट उतना नहीं होगा। अब हमारा कंधा है या फिर छोटी सी बंदूक है, उसका मास पूरे टैंक जितना थोड़े हो, तो इसलिए उसका मोशन थोड़ा ज्यादा होगा और वो ऐसे विजुअलाइज होगा जैसे यहाँ पे हो रहा है इसको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम, इधर भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। ये आपके दो एप्लीकेशन है, रिकॉइल ऑफ गन एंड द लॉन्चिंग ऑफ द रॉकेट या रॉकेट प्रोपल्शन। तो ये आता है इसके एप्लीकेशन में।
अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बिफोर क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आप ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखो बच्चे। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ किसका, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt, ये हमें पता है। इट इज ऑल्सो इक्वल टू v dv बाय ds, ये फॉर्मूला पता है। सर यस। v dv बाय ds भाई, सिंपल है यार ये। तो आप इसमें से कुछ भी यूज कर लो, और आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 13 माइनस 0.1 एस। ठीक है, ये सेकंड नहीं है, एस है ये। एस इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी सेकंड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में है। आप जो इक्वेशन ऑफ मोशंस थे ना, उन्हीं के बेसिस पे इस ये फॉर्मूला है ना वी डी वी बाई डी एस, उसको डिराइव कर सकते हो, बट हम अभी नहीं करेंगे। आप ए इज इक्वल टू 13 माइनस 0.1 एस है, एक्सेलरेशन दे रखा है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों? इनिशियल मोमेंटम देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज गिवन बाय दिस। बॉडी, एक बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, ठीक है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। रेस्ट से स्टार्ट होगा, इनिशियल 0। एक्सेलरेशन क्या है? 13 माइनस 0.1 एस, where a is the acceleration and s is the displacement। ठीक है, if the mass of the body of object is 2 kilogram, find its momentum when the displacement is 100 मीटर। उसका मोमेंटम बताओ जबकि उसकी डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है। ठीक है, तो मोमेंटम कैसे आएगा जी? मोमेंटम क्या होता है? p इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो अगर आप वेलोसिटी निकाल लो, मास तो आपको दे ही रखा है 2 किलोग्राम, वेलोसिटी अगर निकाल लो तो आप मोमेंटम निकाल सकते हो। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, इनिशियली तो रेस्ट पे थी तो u 0 है। एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन उसका घटेगा या बढ़ेगा, चेंज होगा मतलब उसके हिसाब से। अब देखो, पहले हम जो इक्वेशन यूज करते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो तीसरी थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 as। क्या हम इन इक्वेशन को यहाँ यूज कर सकते हैं बच्चों? क्या हम इन इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं? यस सर। कैसे? समझ नहीं है। अरे नहीं, देखो सुनो, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो, देखो सिंपल सा क्वेश्चन, पहला तो ये क्वेश्चन देखो, पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो दिया है 13 माइनस 0.1 एस। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अब आपको बताना है कि क्या ये तीन इक्वेशन जो हमने अब तक पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इनमें से किसी को भी यूज कर सकता हूं मैं? नो सर। क्यों? नो तो ठीक है, आंसर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बेटा जब मैं आपको ये इक्वेशन समझा रहा था तो वहां पे क्या था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब कि एक्सेलरेशन की वैल्यू है कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तभी मैं इन इक्वेशन को यूज कर सकता हूं, बट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस, है ना। जैसे जैसे एस की वैल्यू कम या ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी कम या ज्यादा हो जाएगा, कम या ज्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? फिर वी हैव टू यूज दिस फर्स्ट प्रिंसिपल से जाना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसको यूज करो, और इसी dv बाई डी टी को हम v dv बाई डी एस लिख सकते हैं, राइट। तो अब देखो ये हमें इस फॉर्म में दे ले लेना है, ए इज इक्वल टू v dv बाई डी एस, यानी s के टर्म्स में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में मुझे वेलोसिटी पता चल गई। नाउ आई कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं एक्सेलरेशन की जगह रख देता हूं, देखो अब सब कुछ मिटा देते हैं, इधर करते हैं इसको सोल्व। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको भी मिटा ही देते हैं, छोड़ो। हाँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाय ds। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे दे रखी है, इंप्लाइज 13 माइनस 0.1 s इज इक्वल टू v dv बाय ds। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, आई कैन राइट दिस एज 13 माइनस 0.1 s, इसका इसका इंटू डी एस इज इक्वल टू वी डी वी, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लूं, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 13 माइनस 0.1 एस
अब देखो ऐसे वेरी कर रहा तो इंटीग्रेशन तो लेना ही पड़ेगा। एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इटसेल्फ। तो क्या करेंगे, पहला तो लो एस के हिसाब से, तो क्या आएगा 13s माइनस 0.1s स्क्वायर, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2। और लिमिट क्या बताइए, जीरो से, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था और टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 हुआ, तो 0 से 100 ये आ गया, इज इक्वल टू वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, ठीक है। वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है, तो ये क्या हुआ जी, v का इंटीग्रेशन होता है v² बाय 2, और ये इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी v तक। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो दे रखी है और फाइनल मुझे फाइंड आउट करनी है, तो अब दोनों साइड में लिमिट्स डाल देता हूँ जो भी मुझे गिवन है। तो अपर लिमिट डालता हूँ तो क्या आएगा 13 × 100 माइनस 0.1/2 इंटू 100 का स्क्वायर, और लोअर लिमिट जब जीरो डलेगी तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, तो उसको छोड़ देते हैं और इधर करते हैं v²/2 माइनस u²/2। तो u की वैल्यू अगर जीरो आएगी तो ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। अब देखो v²/2 बिकम्स दिस, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। तो v²/2 इज इक्वल टू 1300 माइनस ये 100 × 100 आएगा 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाई 2 आएगा 5,000, इंटू 0.1 आएगा तो 500, तो 1300 माइनस 500 आएगा। दिस मीन्स v²/2 इज इक्वल टू 700, कुछ हुआ क्या, 800, सॉरी 800, और v² इज इक्वल टू 1600, इंप्लाइज v इज इक्वल टू 40, प्लस का 40 इसलिए क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, अब एक्सेलरेट डीएक्सेलरेट करेगा, हम एक ही वैल्यू लेते हैं 40, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 40। अब वेलोसिटी आ गई 40, तो आई कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू m इंटू वी। तो मास था 2 किलोग्राम और वेलोसिटी आ गई 40, तो मोमेंटम विल बी 80 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अभी थोड़ा इंटीग्रेशन मैथमेटिकल हो गया भाई, 80 न्यूटन सेकंड। इसका सॉल्यूशन आप देख लेना, यही जो एग्जैक्टली आपको बताया वही लिखा हुआ है, तो मैं ये आगे वाला मिटा भी दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से इसको देख लेना। तरीका वही है कि एक्सेलरेशन को आपने लेना है v/dv/ds। ये क्यों लेना है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है, अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv/dt, और dv/dt को ही हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं v/dv/ds, ठीक है। इसको आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो डेरिवेशन वेरिएशन तो याद आते नहीं है एग्जाम में, अगर भरोसा ना हो उस पर तो ये याद आता नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला एक्सेलरेशन का कंप्लीट फॉर्मूला है, इसको सब लोग याद कर लेना, आमतौर पे बहुत बार यूज होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, इट इज ऑल्सो इक्वल टू v/dv/ds, ठीक है। तो इसके यस साथ जो सर। है, इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट जो है चैप्टर का खत्म हो गया। सर्कुलर मोशन बचा हुआ है, वो हम लोग रोटेशन के साथ कराएंगे आपको।